गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे व्याकरण का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में जैसे हमने पढ़ा भाषा, तो आज दूसरा पार्ट है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। ये आप लगभग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा जो है मन के भावों को, विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है भाषा। ठीक है, तो वही भाषा कैसे निर्माण होगा भाषा का? तो ये वर्णों पे आधारित होती है। वो वर्णों से मिल करके जो है किसी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं, फिर हम लोग उसको भाषा में यूज करते हैं, अपनी बातचीत में उस चीज को प्रयोग करते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई मतलब जहां से उसके और खंड नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी एक शब्द लीजिए। जैसे माना हमने यहाँ पर एक शब्द लिया कमल। ठीक है, कमल। अब कमल शब्दों में अनेक ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो कैसे पहचानेंगे? वर्ण विच्छेद कर देंगे इसका। ठीक है, वर्ण विच्छेद कर देंगे। क, धन म, धन आ, धन ला, धन आ। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। इस कमल शब्द में अनेक ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया। अनेक ध्वनि चिन्हों का जो है समूह से जो है कमल शब्द बना है। तो ये जो ध्वनि चिन्ह है ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ। जो इस शब्द के लिए निर्धारित किए गए हैं जो ये ध्वनि चिन्ह, यही वर्ण कहलाते हैं। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। आइए इस पूरे प्रकरण को हम यहाँ पर परिभाषा सहित देखते हैं। जो दूसरा पार्ट है वर्ण विचार, इस पार्ट को हम जो है समझेंगे। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, और प्रत्येक ध्वनि को लिखने का एक निश्चित चिन्ह होता है, और ये निश्चित चिन्ह ही जो हमारा वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ शब्द हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास सिपाही, लाल और कार, ये शब्द हैं। इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो सिपाही में देखेंगे स, धन ई, धन प, धन आ, धन ह, धन ई, तब जाके पूरा शब्द सिपाही बना। तो इतने इसमें वर्ण विच्छेद है। अन्य शब्दों में भी अलग अलग प्रकार के वर्ण विच्छेद किए गए हैं। लाल का अलग किया है, कार का अलग किया। तो इन वर्णों का जो समूह है, अब इससे ज़्यादा इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते सिपाही शब्द का। तो ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, भाषा की। ठीक, तो ये ध्वनियाँ जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब यह है कि भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सकते हो वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमने किया सिपाही शब्द में, उसका वर्ण विच्छेद किया, उससे ज़्यादा हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला मतलब वर्णों की जो माला है, अक्षरों की जो माला है। ठीक है, तो वर्णमाला वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, सही क्रम होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब बात करते हैं वर्णों के प्रकार। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वर, और फिर आपके पास आता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती, मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ। जो जिनको अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं ली जाती वो स्वर कहलाते। तो हिंदी में वर्ण स्वरों की संख्या जो है 11 है, आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो हिंदी में जो वर्ण है वो 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, और जो आ है उसे भी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे हम उसका उच्चारण करते हैं डॉक्टर, कॉफ़ी, हॉल, तो इसे जो है इसे लिया जाता है अंग्रेजी भाषा से। तो ये आपके पास 11 स्वर हैं। ठीक है, और इन 11 स्वरों में जो है इसके अंदर भी आपके पास जो है भेद आते हैं, स्वर के भेद। ठीक है, कौन सा स्वर कैसा है, कौन सा कैसा है। ठीक है, तो स्वर के भेद में सबसे पहले आपके पास आता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
तो सबसे पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं? 4, ठीक। अ, ई, उ और री, ये 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें जो है उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। जैसे हमने कहा अ, ई, उ और री, ठीक। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ का मतलब होता है जैसे बड़ा, जिसमें ज़्यादा समय लगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 7। जैसे अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक। तो ये 7 जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके पास, ठीक। अब जैसे बात करते हैं जो प्लुत स्वर की बात करते हैं। ह्रस्व और दीर्घ आपके समझ में आ गया कि जो ये 4 हैं अ, ई, उ और री, ये चारों जो है कम समय लगता है इसमें बोलने में, तो ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये अधिक समय लगता है, तो ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो 4 है आ, ई, उ, री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और बाकी जो 7 बचे हैं जिनमें उच्चारण करते समय ज़्यादा समय लग रहा है, इनसे दुगना समय लग रहा है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो ये इनमें ज़्यादा समय लगता है। अब प्लुत स्वर की बात करते हैं। प्लुत स्वर का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना, जो सबसे कम समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग अक्सर जो है हम किसी को बुलाने में करते हैं, और इसका चिन्ह यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया तुम्हें, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको दर्शाया जाता है। तो किसी को बुलाने में या जोर से गाना गाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय, तो जो ओम में क्या हुआ, समय ज़्यादा लग रहा है। या फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कहा कि हे राम, ठीक है, हे राम, तो ये राम जो है इसमें राम में जो है 3 गुना समय लग रहा है, ठीक है। तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन मतलब जो वर्ण जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके उच्चारण करते समय इनके अंत में अ की ध्वनि आती है। जैसे क, धन अ, क, ठीक है। ख, ग, तो इनके उच्चारण करते समय अंत में जो है आ की ध्वनि आती है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखते हैं तो उसके नीचे हम एक चिन्ह लगाते हैं, तिरछी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? हल चिन्ह कहते हैं या हलंत कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्वर रहित जब हम लगाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या है 33। जैसे आपको पता होगा क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। तो ये जो है 33 है। इसमें से जो है आपके पास जो है कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे ड, ढ है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, ठीक है। अब स्वरों के व्यंजनों के भेद के बारे में देखते हैं। व्यंजन में सबसे पहले आपके पास आते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर आपके पास आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन, और फिर ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार के व्यंजन आपके पास दिए गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं 33, ठीक है। 33 व्यंजन आपके पास होते हैं, और 11 स्वर, जैसे आपको बताया 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन जो है जैसे आपका क वर्ग से लेकर के, का से लेकर के, क वर्ग से लेकर के और अंत लास्ट तक जो आपके पास आता है, कौन सा? प, फ, ब, भ, म, यहाँ तक। फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है, अंतस्थ, और फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ये आपके पास स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे। तो
स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जो जिनको उच्चारण करते समय जीवा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, क्योंकि जो हमारा मुंह के अंदर जो तंत्रिका है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपस में स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या, उदाहरण सहित आपको समझना है। ठीक है, जैसे स्पर्श व्यंजन देखिए, तो स्पर्श व्यंजन क्या है कि जन वर्णों के उच्चारण में जीवा क्या करते हैं, जीव मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, जीव किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने क कहा तो क में क्या हुआ, जीवा कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी भाग को क्या करिए, स्पर्श करिए। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जीवा हमारे मुंह के अंदर जो अनेक भाग है, जैसे दंत हो गया, मूर्धा हो गया, तालु हो गया, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, और स्पर्श करते हुए जो है तब वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि जब बोलते समय किसी भाग को स्पर्श करें तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर के माँ तक, मैंने जैसे तुम्हें कहा, का से लेकर के माँ तक जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, क वर्ग से लेकर के और प वर्ग तक ये 25 जो है पूरे का से लेकर के माँ तक 25 जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, जैसे क वर्ग की बात करते हैं तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके पास, देखिए क ख ग घ ग। ठीक है, क वर्ग का है ये पूरा प्रकरण क वर्ग का आता है। ठीक है, च वर्ग का इसी प्रकार आता है, च छ ज झ य। फिर ट वर्ग का इसी प्रकार अंतर्गत आता है, ट ठ ड ढ अण। ठीक, और अगर त वर्ग की बात करें तो त थ द ध न। ठीक है, ये पूरे जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक। प वर्ग की बात करिए तो प फ ब भ म। ठीक है, तो ये टोटल जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क वर्ग से लेकर के और प वर्ग तक। ठीक है, आ रही बात सुनना। तो ये जितने भी आप इनकी संख्या देखने कितने हैं, 25 है, क्योंकि एक वर्ग में 5 होते हैं। ठीक है, और वर्ग कितने हैं, 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और एक वर्ग में जो है 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ग और 5 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा, नीचे जैसे लिखा है प धन अ। ठीक है, तो प क्या है, ये जो है अगर किसी वर्ण में अगर हम क्या करेंगे, स्वर को नहीं ऐड करेंगे, स्वर सहित होगा, तो उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। ठीक है, हमारी बात में उसके नीचे क्या लगा देंगे, हम हलंत लगा देंगे। ठीक, और अगर जब हम उसमें हलंत लगा देंगे तो इसके मतलब वो स्वर रहित है, और जैसे हम उसमें स्वर को जोड़ देंगे तो वो इस प्रकार प बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमने इस पे क्या लगा रखा है, स्वर नहीं लगा रखा, तो इसका नीचे हमने हलंत लगा दिया। ठीक है, हल चिन्ह जिसे कहते हैं, मतलब स्वर रहित है। और जैसे ही हम इसमें अ को जोड़ देंगे तो यहाँ पे प धन अ को जोड़ देंगे तो वो पूरा जो है इस प्रकार जो है बन जाएगा। यहाँ पर आगे जैसे के पास जो हमने यहाँ पे प लिखा है तो ऐसे प बन जाएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, अर्धस्वर से भी इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ये वर्ण, अब ये वर्ण है अंतस्थ व्यंजन है आपके पास, य र ल व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से जो है स्पर्श व्यंजन है और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। ठीक, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसका नाम ही ऊष्म है, ऊष्म मतलब जब हम बोलते समय गर्म हवा निकले, ठीक है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है। इस सब की परिभाषा आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और
वर्णों को पहचानना आपको आना चाहिए कि अंतस्थ कौन है और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपको अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म भी 4 है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन का मतलब जो जिनसे गर्म हवा बाहर निकले बोलते समय, ठीक है। तो ये कौन कौन से, जैसे उच्चारण करके स, श, श, ह, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं तो मुंह से क्या हो रहा, गर्म हवा जो है उच्चारण करते समय गर्म हवा जो है बाहर निकल रही, तो वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से, श, श, स, ह, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन आते हैं। क्लियर। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके पास आते हैं, मतलब जो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ठीक है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्ष को हमने बनाया क धन श, ठीक है, और धन अ, तो अक्ष बन जाता है, ठीक है। जिसे जैसे इसके शब्द बनते हैं क्षमा, रक्षा, कक्षा, ठीक है। जैसे त्र का हो गया त, धन र, ठीक है। तो हम त्र का उच्चारण इस प्रकार करते हैं, त्र का निर्माण शब्द इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तब जैसे शब्द बनते हैं पत्र, मित्र, चित्र। ज्ञान की अगर बात करें तो ज, धन य, धन अ। तो जैसे विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान, ठीक है। और स्र की बात करते हैं कि स्र कैसे बनता है, तो स्र बनता है श, धन र, धन अ, स्र। तो जैसे शब्द बनते हैं श्राप, श्रम, श्रेष्ठ, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब बात करते हैं अघोष और घोष वर्ण की, ठीक है, अघोष और सघोष वर्ण की। तो ध्वनि के जिस रूप में जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जो है स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती, वो अघोष कहलाते हैं। मतलब स्वर तंत्रिका मुंह के अंदर हमारे कहीं ना कहीं झनकार टाइप की नहीं होती, तो वो अघोष कहलाते हैं, ठीक है। और सघोष की बात करें या घोष, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय जो है स्वर तंत्रिका क्या होती है, झंकृत होती है, वो सघोष कहलाते हैं या घोष उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो घोष और अघोष, ये दो प्रकार के वर्ण हैं। चलिए आप कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ण सघोष है और कौन सा अघोष है, ठीक है। तो चित्र में देखिए, यहाँ पर अघोष वर्ण और सघोष वर्ण दो प्रकार के वर्ण दिए हैं। तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन ये अघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का जो ह है ये भी सघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अघोष में आते हैं वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, और सघोष में आते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा ह, ठीक है। ये आपके पास सघोष में आते हैं। तो घोष और अघोष समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसको समझेंगे कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, ठीक है। अल्प मतलब कम, ठीक है, और प्राण का मतलब जो हवा है, बोलते समय उच्चारण करते समय ध्वनि उच्चारण करते समय जहाँ पर अधिक हवा उत्पन्न होती है वो अल्प महाप्राण में आते हैं। जिसमें कम हवा उत्पन्न होती है वो क्या आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। तो कहा है कि कम हवा उच्चारण की जाने वाली ध्वनियाँ जब बोलते हैं तो कम हवा उच्चारित होती है, वो अल्प प्राण में आते हैं। जैसे वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर, ठीक है। वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनको बोलते समय हवा कम निकलती है, ठीक है, उच्चारित करते समय मुंह से हवा कम निकलती है, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन भी है उसमें आपके, और जो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर, ठीक है, 11 के 11, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई बात में, तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और स्वर, सभी स्वर ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आई बात में, जो सभी स्वर हैं 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर जो है सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महाप्राण की, ठीक है। तो महाप्राण में क्या है कि उच्चारित करते समय जैसे हवा ज़्यादा निकले, हवा ज़्यादा उच्चारित करते समय हवा मुँह से हवा ज़्यादा
निकले वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण है वो, ठीक है, तो वो है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। कौन सा? दूसरा और चौथा। अब यहाँ पे देखिए आप, अल्प प्राण इस साइड लिखा हुआ और महाप्राण इस साइड लिखा हुआ। अब आप वर्णों सहित देखिए तो अल्प प्राण में आपके पास स्वर आ गए अ आ ई उ री ए आई ओ और पहला वर्ण क च ट त प, ये वर्ग का पहला हो गया। तीसरा वर्ण हो गया ग झ ड ध ब, ठीक है, आई बात। और अंतस्थ व्यंजन होगा या रा ला वा, ठीक है। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ठीक है। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, स श श ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब मात्रा की बात करते हैं तो हिंदी में स्वर जो है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो अपनी मूल रूप में जैसे आ ई करके, ठीक है, मूल रूप से कहते हैं, और दूसरा व्यंजनों के साथ जो है मात्रा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कोई व्यंजन है उसमें मात्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे क है तो क उसके साथ आ जोड़ देंगे तो का बन जाएगा, ठीक है। फिर क के साथ ई जोड़ देंगे तो की बन जाएगा, ठीक, हरी बात है। फिर बड़ी ई जिसे कहते हैं क धन ई की, ठीक है, क धन उ कु, इस प्रकार इसका उच्चारण करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये मात्राएं इसके साथ लगती रहती है, ठीक है, हरी बात सुन। तो जैसे ग के साथ ए जोड़ दे गए, तो जिस भी वर्ण के साथ हम इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं तो उसके साथ उसका उच्चारण वैसे ही होता है, ठीक है। चा में ओ जोड़ दिया चू, ठीक है, चा में ओ जोड़ दिया चो, ठीक। तो व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और मूल रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मात्राएं जैसे मैंने आपको बताई कि स्वरों की जो मात्राएं होती हैं मात्रा के रूप में ही हम इसको ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो स्वरों के चिन्ह को जो क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पे स्वर मात्रा कौन कौन सी यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे अ है, आ की मात्रा, क के साथ आ जोड़ा क बन गया, शब्द बनते जैसे कमल कलम, ठीक है, कमल, ठीक है। आ की मात्रा आ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क धन आ का तो कान, ठीक है। ई की मात्रा, ये दारी मात्रा लिखिए, मात्रा के नीचे जो है मात्रा देखते जाइए आप, ठीक है। तो ई के साथ ई की किताब, ठीक है। ई के साथ फिर का के साथ ई की कील हो गया, का के साथ ऊ कु कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। फिर ऊ कु कूड़ा हो गया, ठीक है। का धन ऊ बराबर कु, ठीक है। इसी प्रकार का धन री तो कृपाण हो गया, ठीक। तो ये मात्राएं जुड़ती रहती है, ठीक है। ए का धन ए के केला। तो अगर हम इन मात्राओं को सही रूप से पढ़ना समझ जाएंगे तो हमारी हिंदी लिखते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती, ठीक है। का धन ओ को कोट, जैसे हमने कहा कोट, ठीक है। फिर का धन औ कौ तो फिर कौवा, ठीक है। इस प्रकार इनका उच्चारण करते रहते हैं हम, ठीक है। तो अगर इनकी जानकारी हो तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अन्य चिन्ह है जैसे अनुसार, क धन अंग, अंग जो है तो कंग हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास आया कंधा, ठीक है, या कंगा, डंका, गंगा। और अनुनासिक में स धन अ सांप, ठीक, आई बात है। विसर्ग में त धन विसर्ग लगा दिया, तह हो गया अतः। इसका प्रयोग अक्सर जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है। फिर ड और ढ है, ठीक है, इसके नीचे बिंदी लगी है तो ये ड ढ से बने हैं। इसमें नुक्ता कहते हैं, नुक्ता ये उर्दू अरबी भाषा में अधिकांश इनका प्रयोग किया जाता है जो बाहर से शब्द आए हुए हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा रा व्यंजन में ऊ अथवा ऊ की मात्रा हमेशा उसके बीच में लगती है, नीचे नहीं लगती। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रा पे ऊ की मात्रा रू, रुको, रुचि। यहाँ पे रा पे ऊ की मात्रा रूपा, रुमाल, तो हमेशा उसके मध्य में रखेगी। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे जो नीचे लगा देते हैं, ठीक है, गलतियाँ करते हैं, तो यहाँ पर इसकी प्रयोग बीच में किया जाएगा। बात करते हैं व्यंजन द्वित व्यंजन की। तो द्वित व्यंजन का मतलब होता है जब कोई दो समान व्यंजनों को मिला करके लिखा जाता है तो वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे क और का को मिला के क बन गया, तो पक्का, मक्का, कच्चा, ठीक है। यहाँ पे चा और चा को मिलाकर च बना दिया, तो सच्चा, कच्चा, ठीक है, आरी बात में। फिर ज और झ को मिला के झ बन गया सज्जन, छज्जा। तो इस प्रकार दो समान व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं तो उन्हें हम
द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। द्वित में एक ही समान व्यंजनों को हम जहाँ पर मिला देते हैं उन्हें अब क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन। और संयुक्त में अक्षर की बात करें तो जब क्या होता है, दो असमान व्यंजनों को मिला लिखा जाता है, जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन होंगे उनको मिलाया जाता है, तो वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त अक्षर उन्हें कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तो हमारे पास दूसरे हैं, तो जैसे यहाँ पर ये हो गया क और खा को मिलाया, ये हो गया मक्खन, मक्खी, कई बार शब्द आते हैं, तो ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। क और या, ख्या, मुख्या, ख्याति, ठीक है। द और या, ध्य, संध्या, ध्यान। तो इस प्रकार क्या करते हैं, दो असमान व्यंजनों को हम मिला देते हैं तो वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन दूसरे हैं हमारे पास, ठीक है। कहते हैं रा की, तो रा एक व्यंजन है, उसके विभिन्न रूप उसकी मात्राओं के साथ लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कि स्वर, अगर रा जो है स्वर रहित हो तो वो माँ किसी व्यंजन के स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलेगा तो उसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और स्वर रहित व्यंजन के साथ मिलेगा तो नीचे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जिस प्रकार देख रहे होंगे क्रम, चक्र, ठीक है। और टा के नीचे ट्रक लग गया, तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वर्णमाला के विषय में, कि स्वर जो है 11 होते हैं, ठीक है। आयोग, ठीक, 2, ठीक। हमारे पास व्यंजन जो है 33, संयुक्त व्यंजन 4, नवनिर्मित व्यंजन ढ, ठीक है। तो कुल वर्ण जो है हमारे पास 52 होते हैं, ठीक है। इनका हमने अध्ययन किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका हम एक्सरसाइज अब पीछे बाद में करते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।